हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे रॉल्ट लॉ। पहले थोड़ा समझा देते हैं, उसके बाद में इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। हम एक बाइनरी सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होंगे। एक बाइनरी सॉल्यूशन ले लेते हैं हम कंपोनेंट ए एंड बी का। ओके, ए और बी से मिलकर बना हुआ एक बाइनरी सॉल्यूशन है। जो ए के पार्टिकल है उसको हम वाइट से रिप्रेजेंट करते हैं और जो बी के पार्टिकल है उसको ब्लू से डिनोट करते हैं। अब कोई ये जो सॉल्यूशन है ये ए और बी दोनों से मिलकर बना है। इसमें एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट उसे कहेंगे जिसकी अमाउंट ज़्यादा होगी। तो मान लीजिए ए हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, और बी क्या है हमारे पास, सॉल्यूट है। मतलब इसकी अमाउंट कम होगी। अगर मैं इसके पार्टिकल को इसकी सरफेस पे दिखाना चाहूं तो कुछ इस तरह से दिखाएंगे दोनों ही के पार्टिकल्स को, जिसमें से सॉल्यूट के पार्टिकल कम होंगे और सॉल्वेंट के ज़्यादा होंगे। तो सॉल्यूट के पार्टिकल ये ब्लू ब्लू जो है ये मान लीजिए सॉल्यूट के पार्टिकल हैं, और ये जो वाइट वाले हैं ये सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं। सॉल्यूट के सॉल्वेंट के पार्टिकल हमेशा ज़्यादा रहने वाले, हमें पता है इनके अमाउंट की बिहाफ पर हम इसको फाइंड करते हैं। अब देखिए, जब हम इसको बॉयल करेंगे तो इनकी वेपर बनेगी, और जब वेपर बनेगी तो ऊपर क्या करेगी, प्रेशर क्रिएट करेगी, और उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे। लिक्विड की वेपर जो प्रेशर क्रिएट करती है उसको हम उसका वेपर प्रेशर बोलते हैं। अब ये बात बताइए कि इन दोनों में से वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, या वेपर किसकी ज़्यादा बनेगी। इसकी वेपर ज़्यादा बनेगी, उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है। तो इन दोनों में वेपर प्रेशर या वेपर किसकी ज़्यादा बनेगी, जिसकी अमाउंट ज़्यादा होगी। अमाउंट किसकी ज़्यादा होती है, सॉल्वेंट की। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सॉल्वेंट पार्टिकल है इनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है, और जो सॉल्यूट के पार्टिकल है इनका वेपर प्रेशर कम होगा। ये किस बेस पर कह रहे हैं हम, ये इनकी अमाउंट के बेस पर कह रहे हैं। जिसकी अमाउंट ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा, और जिसकी अमाउंट कम उसके वेपर प्रेशर कम। तो हम कह सकते हैं कि जो ए है उसका जो वेपर प्रेशर है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, ए पर, मतलब ए के मोल फ्रैक्शन पर। अमाउंट किस में ले रहे हैं, मोल फ्रैक्शन पर मोल फ्रैक्शन में ले रहे हैं। मतलब मोल फ्रैक्शन ज़्यादा तो प्रेशर ज़्यादा, अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है ना। तो इसलिए दूसरे के क्या होंगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। हम कहें जो V का प्रेशर है, वेपर प्रेशर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, B के मोल फ्रैक्शन के। क्लियर है ना। अब प्रोपोर्शनैलिटी का चिन्ह जब हटाएंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू लेनी पड़ेगी हमें, जो हम यहां पर लेते हैं P नोट A, और यहां पर क्या लेंगे हम, P नोट B। जी अभी बताते हैं P नोट A और P नोट B है क्या। ये देखिए यहां A और B क्या है, सॉल्यूशन फॉर्म में है। ये कभी प्योर फॉर्म में भी रहे होंगे, आपस में ऐड होने से पहले ये कभी प्योर फॉर्म में भी रहे होंगे। तो जब ये प्योर फॉर्म में रहे होंगे तो इनका जो वेपर प्रेशर है उसको हम P नोट से रिप्रेजेंट करेंगे। प्योर फॉर्म में A का जो वेपर प्रेशर है उसको हम P नोट A कह रहे हैं, और प्योर फॉर्म में जो B का वेपर प्रेशर है वो P नोट B कह रहे हैं। तो P नोट A P नोट B क्या है, इनके प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है। क्लियर है। अब बात आती है मिस्टर रॉल्ट की। तो उन्होंने क्या कहा था, डेफिनेशन सुन लीजिए। द वेपर प्रेशर ऑफ एनी सब्सटेंस is directly proportional to their mole fraction present in solution। आगे बात समझ में, the vapor pressure of any substance is directly proportional to their mole fraction present in solution। किसी भी सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूशन के अंदर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जिसके मोल फ्रैक्शन ज्यादा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा, और जिसके मोल फ्रैक्शन कम उसका वेपर प्रेशर कम। बात खत्म हो जाती है। आगे बात समझ में, द वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड
या एनी सब्सटेंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? बात आती है कि पूरे सॉल्यूशन का प्रेशर कितना होगा भाई। मान लीजिए कंपोनेंट ए का कुछ वेपर प्रेशर होगा, ये होगा, या बी का वेपर प्रेशर होगा कुछ, कितना होगा, इतना होगा। होंगे पूरे सॉल्यूशन क्या कितना होगा? तो पूरे सॉल्यूशन किससे मिलकर बना है? ए और बी से। तो ए का वेपर प्रेशर प्लस बी का वेपर प्रेशर, तो हम कहें पी टोटल या पी कुल कह देते हैं इसको। पी टोटल इज इक्वल्स टू ए का वेपर प्रेशर प्लस बी का वेपर प्रेशर, पी ए प्लस पी बी। इनकी वैल्यूज रख दो। पी टी इसको हम कह देते हैं पी ए इज इक्वल्स टू व्हाट? पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये हो गया आपका रोल्ट लॉ। ओके, अब देखिए ये क्या है? सब्सटेंस ए का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर। ये क्या है? सब्सटेंस ए के मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ये क्या है? सब्सटेंस बी का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर। और ये क्या है? सब्सटेंस बी के वेपर मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर दोनों के मोल फ्रैक्शन देते हैं और हमें पता है कि दोनों के मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। आ गई बात समझ में? तो हम क्या करें, किसी एक के टर्म में इसको लिख लेते हैं। हम कह सकते हैं एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी, कह सकते हैं ना। तो एक्स ए की जगह हम 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। पी नॉट ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी। पी नोट ए की अंदर एंट्री करा दें तो पी नोट ए माइनस पी नोट ए इंटू एक्स बी प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी। ये माइनस वाला है, इसको पीछे ले लें तो पी नोट इधर लिख लेते हैं। पी टी इज इक्वल्स टू पी नोट ए माइनस पी नोट ए, सॉरी प्लस वाले को पहले लेते हैं, पी नोट बी एक्स बी माइनस पी नोट ए एक्स बी। यहाँ दोनों से एक्स बी कॉमन ले सकते हैं हम, तो हो जाएगा पी नोट ए प्लस पी नोट बी माइनस पी नोट ए और एक्स बी आ जाएगा बाहर। ये फॉर्मूला दे रखा है राउल्ट का एनसीईआरटी में। ओके, आगे पूरी बात समझ में कैसा आया? ठीक है, थैंक यू।